आदित्य अपने सामने रखे एक वाज को धीरे से उठाकर देखता है। आदित्य के मन में एक साथ कई आइडियाज पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगते हैं और उसके साथ ही आदित्य की आंखें बड़ी होती चली जाती हैं। आदित्य ने सोचा कि अगर उस किताब के फोटोज सच में चीजें बनकर उसके सामने आ सकती हैं, तब तो आदित्य ने एंटीक चीजों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो क्या वो सब भी आदित्य को ऐसे ही मिल सकती हैं? जैसे ही आदित्य के मन में ये ख्याल आया, वो खुशी से उछल पड़ा। तब तो लाइफ सेट है बॉस। देश का खजाना, दुनिया की अनमोल रचनाएं, सब कुछ उसके पास हो सकता है। आदित्य ये सब सोचकर खुशी के मारे झूम उठता है और देखते ही देखते आदित्य सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो देखता है कि सब लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। महेश्वरी और भंवर सिंह भी उसे आप कहकर बुला रहे हैं और तानिया की आंखों में भी आदित्य के लिए प्यार छलक रहा है। ये सब सोचकर आदित्य मंद मंद मुस्कुराने लगता है कि तभी उसे अपने चचेरे भाई मोहनीश के रोने की आवाज सुनाई देती है। पापा, पापा उठिए, आपको क्या हो गया पापा? मोहनीश मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहा था तो कोई एम्बुलेंस को। मोहनीश लगातार आदित्य को आवाज दिए जा रहा था और विक्रम को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर विक्रम का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। शोर सुनते ही आदित्य भागकर दुकान से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके चाचा विक्रम जमीन पर गिरे पड़े हैं और उनके मुंह पर खून के छींटे हैं। ये देखकर आदित्य एक पल के लिए भौंचक्का रह जाता है, क्योंकि ऐसा ही दृश्य आदित्य ने कुछ समय पहले देखा था, जिसे अब तक वो अपना वहम समझ रहा था। लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ कर पाता, आदित्य का सिर दोबारा चकराने लगता है। आदित्य अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है। आदित्य को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास बहुत सारा धुआं छा गया है और उस धुएं की वजह से आदित्य की सांस अटकने लगती है। आदित्य अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक कोई आदित्य को फिर से उस जानलेवा धुएं में धकेल देता है और इसके साथ ही आदित्य के मुंह से एक चीख निकलती है। बचाओ, कोई मुझे धुएं में धकेल रहा है। आदित्य को इस तरह चिल्लाते देख आसपास खड़े सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। किसी को भी वहां कोई धुआं नजर नहीं आता। तभी भीड़ में से कोई बोलता है, ये पागल हो गया है क्या? यहाँ धुआं कहाँ है? इतने में आदित्य की नजर एक धुंधले साए पर पड़ती है। आदित्य बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल देता है। ए रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? आदित्य तेजी से आगे बढ़कर उस साए को रोकते हुए कहता है। बहुत हो गया, कौन हो तुम और कहाँ भाग रहे हो? आदित्य के इतना कहते ही वो साया पलटता है और उसे देखकर आदित्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम का ही साया है। ये कैसे हो सकता है? चाचू तो वहां खून में लथपथ पड़े हैं, तो ये कौन है? तभी आदित्य को एहसास होता है कि जिसे वो इंसान समझकर बात कर रहा है, वो उसके आर पार देख पा रहा है। इसका मतलब तुम विक्रम चाचू की आत्मा हो और उनके शरीर को छोड़कर जा रही हो, पर क्यों? इस पर विक्रम की आत्मा जवाब देती है, बस मेरा शरीर बहुत थक गया है, अब मैं लंबा आराम करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर आदित्य का सिर फिर से चकराने लगता है। ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मुझे विक्रम चाचू का खून से लथपथ चेहरा दिखा जो एक छलावा था, फिर फोटो में जो वाज मैंने देखे थे वो सच में मेरे सामने आ गए और अब मैं विक्रम चाचू की आत्मा को देख पा रहा हूँ और उससे बात भी कर रहा हूँ, पर कैसे? तभी विक्रम की आत्मा आदित्य से कहती है, बहुत वक्त बर्बाद हो गया, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। ये सुनते ही आदित्य चौकन्ना हो जाता है। विक्रम की आत्मा की बातें सुनकर आदित्य को समझ आता है कि वो रहस्यमयी लाल निशान जो आदित्य ने विक्रम के माथे पर देखा था, उसका असल में क्या मतलब था। आदित्य को यह भी एहसास होता है कि अगर विक्रम की आत्मा यहाँ से चली गई तो फिर वो जिंदा नहीं बचेंगे। नहीं, मैं आपको खोना नहीं चाहता। एक आप ही तो हैं जिनके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाता हूँ। अगर दादू की तरह आप भी चले गए तो नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रोते हुए आदित्य ने विक्रम की आत्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़े सब लोग आदित्य को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आदित्य रो क्यों रहा है और वो किसके सामने हाथ जोड़ रहा है। लोग सोचते हैं कि आदित्य सच में पागल हो गया है। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, पागल नहीं, ये सब नाटक कर रहा है, सबका ध्यान खींचना चाहता है और कुछ नहीं।
पर इस सब के बीच जिसे आदित्य के बर्ताव पर शर्म और उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो थी आदित्य की बीवी तानिया। लंबे खूबसूरत बालों के साथ तानिया गुलाबी सलवार कमीज में हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तानिया के हाथ में एक गुलाब का फूल था जो वो आदित्य को देने के लिए लाई थी, पर आदित्य के इस बर्ताव को देखकर तानिया ने उस गुलाब के फूल को अपने हाथों से मसल दिया और वहीं जमीन पर फेंक दिया। पता नहीं अब और कितना नाटक करेगा आदि, बेशर्मी की भी हद होती है। फिर तानिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, आदि ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इस वक्त आदित्य तानिया की बात भी अनसुनी कर देता है और वो लगातार अपने विक्रम चाचू की आत्मा को मनाने में लगा रहता है और आखिरकार वो कामयाब भी हो जाता है। इतनी देर में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है तो आदित्य विक्रम की आत्मा को एम्बुलेंस के पास ले जाता है और एम्बुलेंस के अंदर बिठा देता है। तभी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं और गाड़ी से उतरते ही आदित्य के पास पहुंचकर उसे डांटने लगते हैं। इमरजेंसी का मतलब समझते हो? तुम्हें अपने चाचू को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था और पता नहीं तुम बीच सड़क में कौन सा ड्रामा कर रहे थे। अगर तुम्हारे चाचा परलोक सिधार गए होते तो क्या उनकी मौत की जिम्मेदारी तुम लेते? बोलो। आदित्य डॉक्टर की बात चुपचाप सुनता रहता है। अगर आदित्य चाहता तो डॉक्टर को बता सकता था कि उसने विक्रम की आत्मा से अभी अभी बात करके उसे उनके शरीर को छोड़कर ना जाने के लिए मना लिया है, तो अब विक्रम चाचू का परलोक जाने का प्लान फिलहाल के लिए तो कैंसिल हो चुका है। लेकिन ऐसे में पूरे चांसेस थे कि डॉक्टर विक्रम की जगह आदित्य को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते, वो भी मानसिक रोगियों वाले। इसलिए आदित्य ने माफी मांगकर बात खत्म करने में ही भलाई समझी। पर तानिया के लिए तो अब ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। तानिया आदित्य के पास आई और उसने आदित्य से गुस्से में पूछा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है आदि? वहां हवा में किसके सामने हाथ जोड़ रहे थे? कितना जलील कराओगे अपने आप को और साथ में मुझे भी? तानिया की आंखों में इस वक्त गुस्सा है, लेकिन उसकी आवाज बोलते बोलते नर्म हो जाती है। आदित्य को भी लगता है कि शायद तानिया की एंट्री गलत समय पर हुई है। आदित्य तानिया के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, तानी मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। असल में क्या हुआ था, इससे पहले कि आदित्य अपनी बात तानिया के सामने रख पाता, तानिया आदित्य के दोनों हाथों को झटक देती है और आदित्य से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आदि मुझे लगता है अब हमें हमारे रिश्ते के भविष्य को लेकर बात करनी चाहिए। इतना कहकर तानिया दुकान के अंदर चली जाती है। तभी आदित्य देखता है कि एम्बुलेंस विक्रम को लेकर जा रही है। विक्रम के शरीर के साथ एम्बुलेंस में विक्रम की आत्मा भी है और अब विक्रम के माथे पर वो लाल निशान दिखाई नहीं दे रहा। आदित्य एक राहत की सांस लेते हुए तानिया के पीछे पीछे दुकान में चला जाता है। अंदर आते ही आदित्य देखता है कि तानिया पंखे के पास खड़ी है और पंखे की हवा से तानिया के बाल लहरा रहे हैं। तानिया सच में बहुत खूबसूरत थी और आदित्य बचपन से ही उसे पसंद करता था। वो हमेशा से तानिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। ये बात अलग थी कि वो कर नहीं पा रहा था। ये सब सोचकर आदित्य अपनी आंखें नीची कर लेता है। फिर आदित्य तानिया के पास जाकर पूछता है, गर्मी बहुत है, कुछ लोगी तानी? तलाक के बारे में क्या ख्याल है? तानिया ने बड़ी बेरुखी और गुस्से में कहा। अचानक से तानिया के मुंह से तलाक का नाम सुनते ही आदित्य अवाक रह जाता है। ये दूसरी बार था जब आज आदित्य ने तलाक शब्द सुना था, और वो भी इसी दुकान में। एक बार अपनी सासू मां महेश्वरी देवी के मुंह से और दूसरी बार अभी अपनी पत्नी तानिया के मुंह से। तुमने जवाब नहीं दिया आदि? तानिया की आवाज में अभी भी गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। आदित्य वही चेयर पर बैठ जाता है। पर क्यों? क्यों का मतलब? तानिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारी शादी को 4 साल होने को आए हैं आदि, और इन 4 सालों में मैंने कभी भी तुमसे कोई शिकायत, कभी कोई डिमांड की नहीं ना। तुम जैसे हो मैंने तुम्हें वैसे अपनाया। क्या कभी मैंने कहा कि दूसरे लड़कों की तरह स्मार्ट बनो, लाखों कमाओ? पर तुम हो कि... तानिया बोलते बोलते चुप हो जाती है। तुम्हारे हाथ से गुलाब पाने के लायक भी नहीं होना। आदित्य तानिया के सामने वही गुलाब लेकर खड़ा हो जाता है जिसे कुछ देर पहले तानिया ने अपने हाथों से मसल दिया था। मैं जानता हूँ तानी, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, पर मेरे प्यार में नहीं। अगली बार प्लीज मेरा गुस्सा किसी फूल पर मत उतारना। तो मैं क्या करूं आदि? अब तानिया की आवाज में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा महसूस हो रही थी। तुम्हें पता भी है, बाहर कोई तुम्हें पागल कह रहा था तो कोई ड्रामेबाज। और तुम्हें क्या लग रहा था?
आदित्य ने तानिया को अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। तानिया जानती थी कि आदित्य की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तानिया ने आदित्य की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पढ़नी चाहिए, पर आज पहली बार उसे आदित्य की आंखों में न सच्चाई नजर आई न कोई राज। हाँ, उनमें एक चमक जरूर थी, पर तानिया आज आदित्य से एक गंभीर मुद्दे पर बात करने आई थी, ना कि आदित्य की आंखों की चमक को डिस्कस करने। तुम बहुत इनोसेंट हो आदि, तुम समझ नहीं रहे हो। इतना कहकर तानिया अपना मुंह दरवाजे की ओर कर लेती है। आदित्य समझ जाता है कि तानिया रो रही है और वो नहीं चाहती कि आदित्य उसकी आंखों में आंसू देखे। पर तानिया की बातों से कहीं ना कहीं आदित्य की आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर भी आदित्य अपने इमोशंस को काबू में करता है और तानिया से कहता है, मुझे पता है कि मैं एक आइडियल हस्बैंड नहीं हूं, पर मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। क्या तुम उस नाते भी मुझसे अपने दिल की बात नहीं करोगी? आदित्य के मुंह से ये बात सुनते ही तानिया के सब्र का बांध टूट जाता है और वो आदित्य के सीने से लगकर रोने लगती है। आदित्य भी तानिया को अपने आगोश में भर लेता है। फिर वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए पूछता है, अब तो सच बता दो। तानिया ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तानिया बरसों से चाहती थी कि आदित्य की अपनी खुद की दुकान हो। वो चाहती थी कि आदित्य भी कॉन्फिडेंस के साथ जीना सीखे, बोलना सीखे, ताकि तानिया गर्व से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आदित्य की पहचान करवा पाए। मगर आदित्य ने कभी तानिया की नजर से खुद को देखने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी बदलने के बारे में सोचा। और आज जब तानिया ने आदित्य को दुकान के बाहर पागलों जैसी हरकत करते हुए और लोगों को उसका सरेआम मजाक बनाते हुए देखा, तो उसे लगा कि अब उसके लिए आदित्य से कोई उम्मीद रखना बेकार है। तानिया ने अपने आप को संभाला। फिर उसने अपने बालों को बांधते हुए एक गहरी सांस ली। मेरी टैक्सी आ गई है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर तानिया दुकान से बाहर निकल गई। आदित्य चाहकर भी तानिया को रोक नहीं पाया। तानिया को जाता देख आदित्य मन ही मन सोचने लगा, अगर तुम्हारे चेहरे पर हमारे तलाक से मुस्कान आती तो तुम्हारी उस एक मुस्कान के लिए मैं तुम्हें तलाक देने में भी नहीं हिचकिचाता तानी। आदित्य का यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। वो कभी अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ला ही नहीं पाता था, फिर चाहे वो खुशी हो, जलन हो या फिर प्यार। घड़ी में रात के 8 बज रहे हैं। उदास आदित्य दुकान बंद करके घर की ओर निकलता है। अंधेरी रात, सुनसान गलियां और साथ में चलने वाला अकेलापन। आदित्य के लिए आज का दिन बहुत भारी था और पहेलियों से भरा हुआ भी। उसके साथ इतनी अजीबोगरीब घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी। उन्हीं सब घटनाओं के बारे में सोचते सोचते जब आदित्य अपने घर पहुंचा तो आदित्य के ससुर भंवर सिंह ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने के साथ साथ महेश्वरी की आवाज भी आदित्य के कानों में पड़ी। जब तुम्हारी दुकान चलती नहीं है तो उसे हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? दिखावा क्यों करते हो? ये सुनकर भंवर सिंह महेश्वरी को शांत रहने का इशारा करते हैं, क्योंकि आदित्य की शक्ल देखकर उन्हें लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता है, जो कहीं ना कहीं सच भी था। आदित्य दरवाजे पर ही अपने बैग से वो 2 सिरेमिक वाज निकालकर भंवर सिंह को देने ही वाला था, पर तभी महेश्वरी दोबारा बोल पड़ती है, अब बैग तो ऐसे खोल रहे हो जैसे इसमें कोई खजाना भर के लाए हो। महेश्वरी देवी की बात सुनकर आदित्य के हाथ रुक जाते हैं। आदित्य को एहसास होता है कि इस घर में कोई भी उसे किसी भी गिनती में नहीं लेता सिवाय तानी के, पर आज उसने भी आदित्य का दिल तोड़ दिया था। ये ख्याल आते ही आदित्य चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। आदित्य को अंदर आता देख वहीं बैठी तानिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। महेश्वरी और भंवर सिंह समझ जाते हैं कि अब उनका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, सो वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य वहीं अकेला खड़ा रह जाता है। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या आदित्य और तानिया का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? क्या आदित्य इतनी जल्दी हार मान लेगा? और क्या होगा विक्रम का भविष्य? क्या सच में विक्रम की जान बच पाएगी? आज जो कुछ भी आदित्य ने देखा, क्या वो वाकई सच था? क्या आदित्य आत्माओं को देख सुन सकता है? ऐसा क्या खास है आदित्य के उस लॉकेट में जिसकी वजह से उसकी सोची हर बात सच हो जाती है? क्या है उन 2 सिरेमिक वाज का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए लव, लक और लॉकेट, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।